हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त उदित महेश्वरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया एएमसी। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने निप्पॉन इंडिया एएमसी को इसलिए चुना और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इसलिए चुना क्योंकि आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है इसके अंदर आने वाली है जबरदस्त ग्रोथ। अब यहाँ पे अगर आप लोग मार्च 2010 से मार्च 2020 की ग्रोथ देखेंगे इस इंडस्ट्री की, तो 7.5 लाख करोड़ से ये जो इंडस्ट्री है पहुंच चुकी है 27 लाख करोड़ तक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हो गई है 4 गुना ग्रोथ और आने वाले टाइम में ये जो ग्रोथ है ये और भी अच्छी इसलिए होने वाली है क्योंकि यहाँ पे अब लोगों में आ चुकी है फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब फाइनेंशियल अवेयरनेस आने के बाद में लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि ना तो आपका पैसा बनेगा एफडी के अंदर, ना बनेगा उसको सेविंग बैंक खातों में रखोगे। तो पैसा बनाने का जो तरीका है जिसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा बन जाएगा वो है स्टॉक मार्केट। और इसके अलावा जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है वो भी काफी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इन सब रीजंस की वजह से यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा अगर आप लोग जीडीपी से कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के मार्केट कैप को, तो जीडीपी का सिर्फ 15% है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मार्केट कैप। इसके अलावा अगर आप लोग वर्ल्ड के एवरेज को देखेंगे तो वो है 55% के आसपास। अब अगर हम लोग वीडियो में आगे बढ़े और वीडियो में डिस्कस करें निप्पॉन इंडिया के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, उसके बाद में कवर करेंगे इसके फाइनेंशियल और लास्टली बात करेंगे इसके वैल्यूएशन के बारे में। तो अब अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में कि ये कंपनी काम कैसे करती है, ये पैसे कैसे कमाती है, तो इसमें देखिए अगर मैं नटशेल में आपको इसका बिजनेस मॉडल समझाऊं तो क्या होता है कि कोई इंसान है उसको पैसे निवेश करने हैं शेयर मार्केट के अंदर, लेकिन यहाँ पे उसके पास में पैसा तो है लेकिन उसको पता नहीं है कि आने वाले टाइम में कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो कि इसको अच्छा पैसा बना के देने वाली है। क्या वो कंपनी होगी इन्फोसिस या रिलायंस या फिर टाटा की कोई कंपनी जो इसको अच्छा पैसा बना के देगी। तो यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो कंपनीज है ये पिक्चर में आती है। ये कंपनीज बोलती है कि आपके पास में पैसा है लेकिन आपको पता नहीं है कि कहां पे निवेश करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काम आपके लिए हम करेंगे। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का काम होता है दूसरों के पैसों को लेके उसको कंपनियों में निवेश करना और वहां से ये लोग थोड़ा बहुत अपना कमीशन चार्ज कर लेते हैं। तो ये होता है किसी भी म्यूचुअल फंड की कंपनी का बिजनेस नटशेल के अंदर। अब अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो आता है म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी शामिल होते हैं। अब म्यूचुअल फंड के अंदर इन लोगों के पास में 4 सेगमेंट्स है। पहला है इक्विटी, दूसरा है डेट, तीसरा है लिक्विड फंड और चौथा और लास्टली आ जाता है ईटीएफ। अब इक्विटी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसके अंदर पैसा निवेश होता है शेयर मार्केट की लिस्टेड कंपनीज के अंदर। इसके बाद में जो डेट के म्यूचुअल फंड आ जाते हैं इसके अंदर पैसा जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के अंदर। इसके बाद में थर्ड आता है लिक्विड फंड, जहां पे कुछ ऐसे फंड्स ये लोग बना के रखते हैं जिसके अंदर आपको जो रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे वो मिलेगा सेविंग बैंक खातों से ज्यादा, और इनका जो पीरियड रहता है वो मिनिमम 7 डेज का रहता है। अब इसके बाद में जो लास्टली आ जाते हैं वो आ जाते हैं ईटीएफ। तो ईटीएफ के केस में निफ्टी ईटीएफ के एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। अब अगर हम लोग इन चारों सेगमेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का अगर आप परफॉर्मेंस को चेक करेंगे तो इक्विटी का जो एयूएम है 27% से ग्रो करके पहुंच चुका है 42% तक। वहीं डेट के फंड्स में गिरावट आई 49% से ये पहुंच गया 28% पे। और इसके अलावा जिसमें ग्रोथ आई वो था ईटीएफ जो कि पहुंच गया 6% से 14% तक, और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो था इनके लिक्विड फंड्स का। अब यहाँ पे इनका जो मेनली फोकस रहता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर रहता है और इनका जो इक्विटी का एयूएम है वो है 32,100 करोड़ का। अब इक्विटी के एयूएम जो 17% का इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो आ रहा है B30 सिटीज से। लेकिन अब आप सोचेंगे B30 सिटीज होती क्या है, तो यहाँ पे जो सिटीज है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है T30 सिटीज, दूसरी आ जाती है B30 सिटीज। अब इन्वेस्टमेंट के मामले में जो टॉप 30 सिटीज है उसको बोला जाता है T30 सिटीज। अब यहाँ पे जो B30 सिटीज है वो नेक्स्ट 30 सिटीज हो जाती है
T30 सिटीज के बाद में इन्वेस्टमेंट के मामले में, और ये आती है टायर 2 और टायर 3 सिटीज की कैटेगरी से। अब यहाँ पे इनका जो पोर्शन है वो क्या 17% टोटल इक्विटी के AUM का। वहीं पे अगर आप इंडस्ट्री का एवरेज देखेंगे तो वो है 15.6%। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें SIP के बारे में, तो SIP के अंदर इस कंपनी के पास में एनुअल जो इनफ्लो आता है वो आता है 9,700 करोड़ का, और नंबर ऑफ SIP जो है वो है इनकी 32 लाख के आसपास। और यहाँ पे कुछ SIPs के अंदर ये लोग फ्री में लाइफ इंश्योरेंस भी ऑफर करते हैं, और इनकी जो SIPs है कुछ उनमें से ऐसी है जिसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है सिर्फ 100 रुपए का। इसके बाद में अगर आप इनके SIP का एवरेज टिकट साइज देखेंगे तो वो है 2550 का। वहीं पे अगर आप इंडस्ट्री का SIP का जो एवरेज टिकट साइज है वो है 3550 का। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके मार्केट शेयर के बारे में, तो ओवरऑल निप्पॉन इंडिया के पास में जो मार्केट शेयर है वो है सिर्फ 7%, और इक्विटी का जो AUM है उसका हो जाता है 10%, और डेट के केस में ये है सिर्फ 11%। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें इनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में, तो इनका जो 54% का बिजनेस है वो आता है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से। इसके बाद में 18% आता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से, और बाकी का जो 28% का बिजनेस है वो आता है बैंकिंग डिस्ट्रीब्यूटर से। अब इसके बाद में अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स की बात करें तो यहाँ पे पेटीएम मनी, मोबीक्विक, ग्रो ऐप और ET मनी, ये जो सारे एप्स हैं इस पे भी अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पे आपको निप्पॉन इंडिया के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको वहां पे विजिबल हो जाएंगे। तो इन सभी एप्स की मदद से जो रिटेल इन्वेस्टर के पास में आने लगे हैं उसके अंदर ग्रोथ हो गई है 28% की, और डिजिटाइजेशन जो इन लोगों ने किया उसकी वजह से इनके पास में 45% तक की ग्रोथ आ चुकी है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें इनकी दूसरी कैटेगरी के बारे में जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के केस में 3 तरीके की कैटेगरी हो जाती है, 3 तरीके का सब डिवीजन है, और ये हर कंपनी के लिए सेम है। अब यहाँ पे जो पहला डिवीजन आता है उसके अंदर जो भी फंड्स आते हैं वो इन्वेस्ट होते हैं किसी देश की इकोनॉमी के अंदर, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। इसके बाद में जो दूसरी कैटेगरी आ जाती है उसके अंदर जो फंड्स रिसीव होते हैं वो होते हैं अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट। अब यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी के जो फंड्स हैं और जो यहाँ पे डेट फंड्स हैं उनका पोर्शन काफी हाई रहता है। इसके बाद में जो तीसरी कैटेगरी के फंड आते हैं वो यूज होते हैं ट्रेडिंग के लिए, और यहाँ पे जो मेजर पोर्शन कवर करता है वो कवर करता है हेज फंड्स। अब निप्पॉन इंडिया के केस में यहाँ पे इन लोगों के पास में एक सब्सिडरी है इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए जिसका नाम है निप्पॉन लाइफ इंडिया AIF मैनेजमेंट लिमिटेड। अब ये जो इनकी सब्सिडरी है ये यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती है, और उसके लिए इन लोगों ने 13 से भी ज्यादा स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च कर रखी है। इसके बाद में इन लोगों ने यहाँ पे 2 तरीके के AIF की स्कीम को भी लॉन्च कर रखा है, जिसमें पहली आती है द $5 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे दूसरी जो इनकी स्कीम आती है जो उन्होंने 2019-20 में लॉन्च करी थी उसका नाम है निप्पॉन इंडिया डिजिटल AIF फंड स्कीम। तो यहाँ पे इन लोगों ने डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा पैसा भी बना के दिया है, लेकिन इनका जो रियल स्टेट का इन्वेस्टमेंट फंड है वहां पे अच्छे रिटर्न ये लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो इस वजह से वहां से हैवी आउटफ्लो जारी है। अब यहाँ पे जो इनकी तीसरी कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है PMS यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। तो अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के केस में अगर आप इंडस्ट्री के बारे में अगर देखें तो इंडस्ट्री के अंदर जून 2014 से जून 2019 तक 15.5% की सीजर के हिसाब से ग्रोथ आई है, और इस इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है 7.3 लाख करोड़ से इंक्रीज होकर पहुंच चुका है 16 लाख करोड़ तक। अब निप्पॉन इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके पास में अच्छे खासे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं और हाई नेट वर्थ के भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, और इनकी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसके अंदर नाम आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भी। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि PMS सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनके पास में 50 लाख के उससे ज्यादा का फंड हो किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को देने के लिए। ये यहाँ पे सेबी का एक नॉर्म है जो उन्होंने बना रखा है। अब इसमें अगर आप लोग निप्पॉन इंडिया का परफॉर्मेंस देखेंगे 31 मार्च 2020 तक का, तो यहाँ पे इनके पास में जो AUM था PMS का वो है 83,700 करोड़ का, और
यहाँ पे जो भी ये लोग पैसा निवेश करते हैं वो इक्विटी के अंदर ही करते हैं और इनके 4 तरीके की स्कीम्स है और ये चारों स्कीम्स ही इनके बेंचमार्क्स को और इनके पीयर्स को आउट परफॉर्म कर रही है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनके चौथे फंड के बारे में जो कि इनका लास्ट है, तो ये आ जाता है ऑफशोर फंड्स एंड एडवाइजरी मैंडेट। अब ऑफशोर फंड्स को मैनेज करने के लिए इन लोगों ने अपनी 2 सब्सिडरी ओपन कर रखी है। पहली है सिंगापुर में, दूसरी है मॉरिशस के अंदर, और इन लोगों ने अपना दुबई के अंदर भी एक ऑफिस खोल रखा है जहां पे सारे ऑफशोर फंड्स का कलेक्शन होता है। और इनके पास में जो ऑफशोर फंड्स आते हैं वो आते हैं इनके पास में एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से और यूएसए से। तो ये सभी फंड्स को ये लोग कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये लोग मैनेज करते हैं दुबई के ऑफिस से। और इसके अलावा ऑफशोर फंड्स के केस में इन लोगों ने 2019-20 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर निफ्टी 50 का ईटीएफ भी लॉन्च किया था और ये पहली कंपनी है जिन लोगों ने निफ्टी 50 का ईटीएफ लॉन्च किया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके अलावा जापान के अंदर भी ये पहली कंपनी है जिसने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया था। अब यहाँ पे इन लोगों ने कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स और भी लॉन्च कर रखे हैं जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन के फैसिलिटेशन के अंदर काफी अच्छे से मदद करते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाता है इनका कन्वर्सेशनल कॉमर्स। अब ये जो इन लोगों का सिस्टम है ये एक वॉइस बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। ये इन लोगों ने डेवलप किया था गूगल की मदद से और यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन ये लोग 7 मिनट से भी कम के समय में कंप्लीट करवा देते हैं। इसके बाद में जो इनका दूसरा ऐप आ जाता है वो आ जाता है बिजनेस इजी 2.0 ऐप। ये जो इनका ऐप है ये इन लोगों ने बेसिकली FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनको ध्यान में रख के बनाया है और ये जो ऐप है सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है। अब यहाँ पे जो भी इनकी ट्रांजैक्शंस रहती है वो सारी पेपरलेस रहती है। स्टार्टिंग की जो ट्रांजैक्शन रहती है यानी कि FII को अपने साथ में जोड़ने के लिए जो काम होता है वो सारा पेपरलेस होता है, पेपर का कुछ भी इसमें काम नहीं होता और जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह रहती है वो सिर्फ इसी ऐप के थ्रू ही होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े और बात करें फ्यूचर में क्या थ्रेट्स रहेंगे इस कंपनी के लिए और इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा थ्रेट रहेगा इस कंपनी के लिए वो रहेगा इसके कस्टमर बेस की इनकम का इफेक्ट होना या फिर इनके रिटर्न्स का नेगेटिव या ऑलमोस्ट निल होना। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो सकता है, उसके जो रीजंस है उसमें सबसे पहला रहेगा इकोनॉमिक स्लोडाउन का। मान लीजिए कि अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन काफी लंबे समय के लिए किसी भी कंट्री के अंदर हमारे देश में आ जाता है तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से जो रिटर्न्स रहेंगे वो भी ऑलमोस्ट निल या नेगेटिव रहेंगे, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल नहीं पाएगी जितनी एक्सपेक्टेड है। और इसी के साथ में कंपनी जो एक्सपेक्ट करके चल रही है फंड्स के इनफ्लो का वो भी उसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि अगर लोग सेव ही नहीं कर पाएंगे तो फिर वो इन्वेस्ट कहां से करेंगे। और इस वजह से इनकी जो सेल्स रहेगी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी और इनके जो मार्जिन रहेंगे ये सभी काफी अच्छे से इफेक्ट हो जाएंगे। और मान लीजिए कि अगर कोरोना जैसी भी कुछ सिचुएशन आगे आ जाती है तो भी इनके जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव रहेंगे और इन सभी की वजह से जो डर रहेगा वो रहेगा इनके रिटेल इन्वेस्टर्स का इनको छोड़ देने का। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इनके थ्रेट रहेगा आने वाले टाइम में, देखिए अभी के टाइम पे जो लिस्टेड AMC कंपनीज है वो सिर्फ 3 है, UTI AMC, HDFC की और निप्पॉन। लेकिन आने वाले टाइम में मान लीजिए कि ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हो जाती है, जैसे कि हमने बताया था कि अभी के टाइम में इनका जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 7% के आसपास है। तो यहाँ पे अगर कट थ्रू कंपटीशन आगे जाके इस इंडस्ट्री में चालू हो जाता है तो कम मार्जिन में इनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे इनके मार्जिन पर काफी प्रेशर पड़ जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लास्टली इनके फाइनेंशियल्स और इनके वैल्यूएशन के बारे में, तो अभी अगर हम लोग सबसे पहले फाइनेंशियल्स की बात करें तो अभी के टाइम पे अगर आप इनकी एसेट्स देखेंगे वो है 2803 करोड़ के आसपास और वहीं पे इनकी लायबिलिटीज है अराउंड 254 करोड़ के आसपास। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इनकी कोई लायबिलिटीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई भी डेट नहीं है, ये कंपनी जो है बेसिकली डेट फ्री होती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए अगर हम इसको कंपेयर करें किसी उस कंपनी से जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग की कोई अगर उनको यूनिट एस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए उनको एक हैवी केपेक्स करना पड़ेगा, पूरा प्लांट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और ऐसा इन कंपनीज के केस में नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे इनको कोई भी अगर स्कीम को मैनेज करना है, कोई भी फंड को मैनेज करना है, चाहे से वो फंड 100 रुपए का हो चाहे से 100 करोड़ का हो, तो ये लोग उसको एक ऑफिस के अंदर बैठ के कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेन काम होता है वो होता है इनका
ह्यूमन टैलेंट का। इनके पास में कितना अच्छा टैलेंट है, कितने अच्छे रिटर्न्स ये प्रोड्यूस कर पाते हैं, उस चीज पे इनका सारा गेम डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इस वजह से इनको कोई हैवी केपेक्स नहीं करना पड़ता और ये जो कंपनीज है वो डेट फ्री होती है। और यहाँ पे जो इनके पीएनएल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मेन खर्चा रहता है वो रहता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का ही। और अगर आप लोग यहाँ पे इनकी एसेट साइड को देखेंगे तो एसेट साइड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट मिलेंगे जो कि मार्केट में इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा। और नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस कंपनी के वैल्यूएशंस को और उसमें अगर हम लोग इस कंपनी के फ्री कैश फ्लोज को देखें तो मार्च 2011 के अंदर इस कंपनी के फ्री कैश फ्लो थे 135 करोड़ के और मार्च 2020 तक बढ़ के वो हो चुके हैं 471 करोड़ के। अब अगर हम लोग बात करें कि आने वाले टाइम में ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, तो देखिए अभी के टाइम पे जो लिस्टेड कंपनीज है वो सिर्फ तीन है, एचडीएफसी, यूटीआई और निप्पॉन, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अब आने वाले टाइम में निप्पॉन इंडिया जो है वो इन दोनों कंपनी से कैसे कंपीट करता है, इनसे कैसे अच्छा परफॉर्म करता है, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि निप्पॉन इंडिया जो है कितने रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे पाता है। क्या वो एचडीएफसी से आगे निकलेगा या नहीं निकलेगा ये हमें फ्यूचर में ही पता पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस इंडस्ट्री के अंदर अभी ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो नो डाउट निप्पॉन इंडिया एएमसी भी ग्रो करेगा, जरूर करेगा। लेकिन अभी कितना ग्रो करेगा वो कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस इंडस्ट्री का और इस कंपनी का फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है और यहाँ पे अगर आप लोग पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा जरूर से बनेगा। तो ये था हमारा एनालिसिस निप्पॉन इंडिया एएमसी के ऊपर। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को भी। तब तक के लिए धन्यवाद।